Good morning, students. Shri Vidyadish Vidya Shankul Bhavnagar. I am Raj Joshi. I welcome you in this video lecture. We are learning in last lecture. So second chapter, and we completed second chapter. Now in this lecture we are learning third chapter, development of algorithm. So लास्ट टाइम जब आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके बाद थोड़ा सा जो है एक ब्रीफ में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर को समझा था कि क्या थर्ड चैप्टर है, किस तरीके से उसके अंदर वर्क होता है, किस तरीके से जो है एल्गोरिदम क्या है और क्यों उसका यूज़ जो है वो कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी कि कंप्यूटर के साथ होता है। एल्गोरिदम जो है हम सब जानते हैं कंप्यूटर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है वो सॉल्व करता है, जिसको समझने के लिए जो यूज़र है उनके लिए जो है वो एल्गोरिदम जो है वो बनाया जाता है, जिससे जो कैलकुलेशंस है और जो भी वर्क है जो कंप्यूटर करता है, जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स है, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए यूज़र को एल्गोरिदम जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो थर्ड चैप्टर है हमारा, उसके अंदर जो है हमें किस तरीके से एल्गोरिदम को डेवलप करना है, कौन कौन से सिंबल जो है वो एल्गोरिदम में यूज्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें लेनी है। कुछ एल्गोरिदम्स जो है वो हम ड्रॉ करेंगे और उसको समझने का हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर जो है आपको इंट्रोडक्शन में जो है वो एल्गोरिदम के बारे में जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आपको दिया गया है, जिसके अंदर जो है आखिर क्यों एल्गोरिदम का यूज़ होता है उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पर जो चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया गया है, जिससे आपको वो चीज़ समझने में ईजी हो। फर्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, टू डिफाइन द प्रॉब्लम। जैसे जब हम एल्गोरिदम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और या फिर सोचते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसको समझना है, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें पहले समझने होंगे, उसके बाद एल्गोरिदम जो है वो हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको यही कहा गया है कि डिफाइन द प्रॉब्लम। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, तब तक उसका सॉल्यूशन जो है वो मिलना या उसको खोजना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो है हम लोगों को पहले तो जो प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन करना होगा, उसको समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम है आगे। सेकंड पॉइंट जो आपको दिया गया है वो है कि आइडेंटिफाई द डेटा एंड द डिजायर्ड आउटपुट। जो भी पहले तो प्रॉब्लम को पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है उसको समझना होगा, जो डेटा की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में जानना होगा, और वो इनपुट डेटा जो हम इनपुट करने वाले हैं उसका रिजल्ट क्या है उसका भी जो है हमें विचार करना होगा। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि जो भी हम लिखते हैं पेपर के अंदर उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो तो हमें पता होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही लिख देते कुछ भी, जब हमारी एग्ज़ाम होती है तो कुछ भी ऐसे ही लिख देते, वो रिजल्ट क्या आने वाला है उसके बारे में हम सोच के लिखते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन अगर होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हमें 5 आउट ऑफ 4 या ऐसा कुछ मार्क्स हमको मिलेंगे, तो ये सोच कर हमें लिखना है कि 5 आउट ऑफ 5 हम कैसे उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना होता है, उसके बाद लिखना शुरू होता है, यानी कि डेटा को इनपुट करना ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू ऑब्टेन आउटपुट। रिजल्ट के बारे में हमने सोच लिया कि यार चलो ये काम करेंगे तो ये रिजल्ट हमको मिलेगा, ये इनपुट हम डालेंगे तो आउटपुट जो है ये निकल कर आएगा, ये हमने सोच लिया। अब जो आउटपुट हमने सोचा है वो आउटपुट लाने के लिए हमें उस तरीके से वर्क करना होगा। हमने सोच लिया कि चलो हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं,
100 मार्क्स के जो पेपर्स आते हैं उसमें हम जो है 80 90 अब जो है हम लोग स्कोर करेंगे, ये हमने सोच लिया है। लेकिन वो चीज़ सोचने के लिए या वो रिजल्ट को हमने जो सोचा है कि हम लोग 100 आउट ऑफ 90 कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है करना। सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं हो जाता, उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है हम लोगों को। तो जो आउटपुट हमने सोचा हो कि ये करेंगे तो फिर ये आउटपुट आएगा, तो वो आउटपुट लाने के लिए फिर हमें उस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, उस तरीके से जो है वो उसको फुलफिल करने के लिए जो भी हमें जो वर्क करने हैं उसको समझकर उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। 4th पॉइंट आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेशन और प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग जब नया काम शुरू करते हैं हम लोग सोचते हैं कि यार इतने समय के अंदर हम लोग जो है ये काम खत्म कर देंगे, बहुत सारी प्री प्लानिंग हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है कि जो प्री प्लानिंग हमने की हुई है, अब बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जैसे कि कोई फंक्शन में जाना आ गया। हमने सोच रखा था कि 1 महीने तक हम लोग कंटिन्यू जो है वो मेहनत करेंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति जो है वो आ जाती है कि हम लोगों को जाना पड़ता है। तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो हम काम करने वाले हैं, जो इनपुट हम डाल रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसको हमने समझ लिया है कि भाई हमको तो 90+ लाने हैं, ये हमने सोच रखा है। पर अब उसके वो कलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। काम करते वक्त जो है वो बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, अड़चनें आएंगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी, तो उसको भी समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जो हमने सोचा होता है कि हम 4 घंटे जो है वो पढ़ाई करेंगे, ऐसा सोच रखा होता है, और फिर क्या होता है बीच में कोई काम आ जाता है। तो जो वो हमने एक टाइम टेबल बनाया होता है, हमारा सोच रखा होता है कि हम इतने टाइम तक हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बीच में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वो काम वहीं पर रुक जाता है। 5th पॉइंट जो है वो आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम लोगों को पता चल गया है कि हम लोग ये काम करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अब जो प्रॉब्लम्स जो जितने भी आने वाले हैं उसके बारे में हमने पता कर लिया कि ये चीज़ें जो है वो हमको प्रॉब्लम हमारे जो रास्ते में क्रिएट कर सकता है। तो अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये भी हमें साथ में जो है वो सोच कर रखना है। सिर्फ हम सोच रहे हैं कि चलो यार ये प्रॉब्लम आ गया, पर उसको सॉल्व भी तो करना है, तो उसका जो प्री प्लानिंग जो है वो भी हमें करके रखना है। जैसे कि कोई भी मूवी में आप देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार चलो कोई भी मूवी है तो उसमें क्या होता है कि एक तो प्लानिंग करता है और फिर प्लान बी आता है, प्लान ए और प्लान बी। तो प्लान ए और प्लान बी डिफरेंट होता है। अगर प्लान ए जो है वो अगर अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी भी है, तो उसको हम जो है वो काम पे लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग प्री प्लान करते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगे हमको पता है, पर उसको सॉल्व भी तो करना है, तो उसके लिए भी हमने कुछ ना कुछ तैयारी करके रखनी है। फिर 6th पॉइंट है आपका चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। कोई भी काम में जो अड़चन आने वाली है, अब हमने सोच रखा है कि चलो प्लान ए प्लान बी, हमने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है कि चलो ये करेंगे, अगर ये फ्लॉप हो गया तो ये करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पहले से सोच रखी, पर उनमें से बेस्ट पाथ जो है उसको भी तो हमें सिलेक्ट करना है। जो इजी पाथ है, जो इजीली हमको हमारे डेस्टिनी तक लेके जा सके, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पहले से सोचनी है। जो भी हमें काम करने के लिए जो इजीएस्ट पाथ है, जो जल्दी हमको उस काम तक पहुंचा सकता है, या फिर जो आउटपुट हमें चाहिए वो जल्दी ला कर दे सकता है। 4 रास्ते हैं आपके पास जाने के लिए जो इजीएस्ट हो, जैसे कि गूगल मैप में भी आपको दिखाया जाता है। कोई भी आप एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं कि एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 3-4 रास्ते प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट पाथ होता है वो आपको पहले जो है वो दिखाई देता है कि ये इजीएस्ट पाथ है, आप जल्दी पहुँचेंगे, टाइम से पहले पहुँचेंगे, यहाँ पर लेस ट्रैफिक है, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं है, रोड बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बेस्ट पाथ जो है वो आपको
वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर भी इसी तरीके से सोच कर रखना है कि जो हमें बेस्ट चीज़ है हमारे पास उसको हमें पहले जो है वो रखना है। फिर आता है कंप्यूट द रिजल्ट। सारी चीज़ें हमने सोच रखी है कि ये चीज़ें होगी, अब रिजल्ट को कैलकुलेट करना है कि हमें ऐसी क्या तैयारी करनी है या किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे हमें 90 अप जो है वो मार्क आ सके परीक्षा जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें। तो वो प्री प्लान है और उसको कैलकुलेशन करना है कि यार चलो MCQ जो है वो 10 मार्क्स के अगर मिलेंगे तो हम लोगों को इतने मार्क हम उसमें जो है वो रिकवर करेंगे। फिर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो जितने भी है 10 मार्क्स के या 5 मार्क्स के वो सारे हम लोगों को पहले प्रिपेयर करने हैं जिससे उसमें ज़्यादा मार्क्स मिले। तो ये सारा जो है वो कैलकुलेशन हमें करके रखना है कि मैं ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली लिखूँगा, अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसको मैं वहीं लीव कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान होती है, पहले से सोच कर रखी होती है। फिर एक पॉइंट है आपका वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट। जैसे कि कंप्लीट हो गया सब कुछ, एग्जाम कंप्लीट हो गया, आपका रिजल्ट क्रिएट हो गया, रिजल्ट जो है आपका जनरेट हो गया, आप तक पहुंच गया। अब आपको कैलकुलेशन तो करनी है कि यार जो रिजल्ट हमको मिला है, जो मार्क्स हमको मिले वो प्रॉपर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इतने मार्क्स इतने में है, इतने मार्क्स इतने, कोई भी मिस कैलकुलेशन ना हो तो वो भी हमें चेक करना है, तो उसको भी हमें करेक्ट करना है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट मिलता है, जो हमने सोच रखा था कि ये करेंगे, इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, जो हमारा प्लानिंग है और अब काम खत्म होने के बाद जो भी प्लानिंग हमने की थी उस हिसाब से वो काम हुआ है कि नहीं, वो भी तो हमें चेक करना है। तो वो 8 पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो अब एल्गोरिथम जो है उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन एल्गोरिथम दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट स्पेसिफिक स्टेप्स टू परफॉर्म इन व्हाट स्पेसिफिक ऑर्डर इन ऑर्डर टू कैरी आउट द स्पेसिफाइड टास्क। एल्गोरिथम जो है वो हमको सिखाता है कि कौन से स्टेप को कब करना है, कब कौन सा स्टेप हमें लेना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो एल्गोरिथम के अंदर जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होता है उसका स्टेप बाय स्टेप जो है हमको वो दिखाता है, जिससे क्या होता है कि हमको सारी चीज़ें इजीली हमको पता चले। तो हम लोग जो टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ाई के लिए, यहाँ पर एग्जाम के लिए टाइम टेबल आपको मिलता है, स्कूल का टाइम टेबल मिलता है, तो क्या है कि वो आपको एक प्लानिंग पहले से वो प्रोग्राम आपको क्रिएट करके देते हैं। स्पेसिफाइड है कि भाई मंडे को ये एग्ज़ाम रहेगा, फिर वेडनेसडे को ये एग्ज़ाम रहेगा, तो वो प्री प्लान है उनके लिए। तो जिससे आपको इजीली जो है वो तैयारी करने का जो है मौका मिलता है। तो ये एल्गोरिथम भी कुछ इस तरीके से काम करता है कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क होता है, जो भी प्रोग्रामिंग होता है, जो भी काम होता है, वो सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। तो इससे जो है वो काम करना कितना इजी हो जाता है, और वो भी सिंबल के साथ दिखाता है, तो वो समझना भी जो यूज़र है उसके लिए इजीली वो समझ सकता है। 2 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आपको यहाँ पर दिए गए। फर्स्ट वन इज अ डेफिनेटिव एल्गोरिथम। तो उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेटिव एल्गोरिथम्स परफॉर्म टू टास्क दैट हैव अ डिफाइंड आंसर एंड द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, searching for the word and in a dictionary or searching for a number in a telephone directory are example of definitive algorithm. Definitive algorithm मतलब उसका हम सोचते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो डेफिनेटिव का अर्थ क्या होता है? परफेक्ट, यानी कि हर चीज़ जो है वो सेम ऐसी होगा, जो आपको रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो 100% जो है वो सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। डेफिनेटिव यानी कि 100% करेक्ट। तो वो यही कहा गया कि डेफिनेटिव एल्गोरिथम जो है वो टास्क जो आप परफॉर्म करते हो उसका आंसर 100% करेक्ट ही देगा। ऐसा नहीं कि चलो अब 19-20 आ गया जवाब, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि यार हम श्योर नहीं है कोई भी चीज़ के लिए, तो वो डेफिनेटिव नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, कोई क्वेश्चन होता है या फिर हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार क्या ये सही है, तो हम बोला डेफिनेटली यार ये सही है। तो डेफिनेटली मतलब 100% सही है, करेक्ट है।
तो जो भी काम हम करते हैं एल्गोरिदम के अंदर उसका रिजल्ट 100% श्योर है, तो उसके लिए डेफिनेटिव एल्गोरिदम जो है उसका यूज होता है। कहाँ पर उसका यूज होता है उसका भी एग्जांपल आपको दिया गया है कि सर्चिंग फॉर अ वर्ड इन अ डिक्शनरी और सर्चिंग फॉर अ नंबर इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी। डिक्शनरी के अंदर आपको हर एक वर्ड्स का जो है वो सॉल्यूशन मिलता है, 100% करेक्ट मिलता है आपको। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा ही कोई जो वर्ड जो है वो इनकरेक्ट आपको डिक्शनरी में देखने को मिलता है। हर एक वर्ड्स को प्रॉपरली जो है वो उसका एक आंसर आपको देखने को मिलता है। टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर भी क्या होता है, हम लोग किसी का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो क्या होता है वो सच्चा जो भी वो नंबर हमको मिलता है वो करेक्ट नंबर को हम सेव करते हैं, जिससे क्या होता है जब भी हमें उससे बात करनी है तो हम सिंपली उसको फ़ोन कर सके। तो वो नंबर भी तो सही होना चाहिए। कोई भी इंसान का गलत नंबर हम सेव कर लेते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, फिर हम फ़ोन करते हैं तो रॉन्ग नंबर आएगा। तो सही में जो नंबर्स है उसको हमें अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है, और जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे जो 10 डिजिट आपका मोबाइल नंबर है, अगर आप करेक्टली उसको जो है वो सर्च करेंगे तो आपको सही नंबर ही आपको दिखाएगा। तो वो भी डेफिनेटिव एल्गोरिदम है। फिर आता है सब्जेक्टिव एल्गोरिदम। तो सब्जेक्टिव एल्गोरिदम क्या है? और सब्जेक्टिव एल्गोरिदम प्रोसेस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अ assumption where the right answer is a matter of option. Subjective algorithms are used to business, economics, financial, forecasting, etc. जो सब्जेक्टिव एल्गोरिदम है उसका आंसर जो है वो डेफिनेटली सही ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी मिल सकता है। हम एजम्पशन करते हैं, पहले से एक सोच रखते हैं कि शायद ऐसा होगा। हम लोग वर्क करते हैं कोई भी, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं अभी कर तो रहा हूँ लेकिन इसका रिजल्ट क्या आने वाला है तो पता नहीं, जो भी आएगा रिजल्ट हम लोग 100% श्योर नहीं है कि यही रिजल्ट आएगा। तो जिस चीज़ में आप श्योरिटी नहीं है आपकी, वो सारे एल्गोरिदम जो आप ड्रॉ करोगे वो सब्जेक्टिव एल्गोरिदम रहेंगे। डेफिनेटिव एल्गोरिदम अलग है, उसमें आप श्योर है कि यही आंसर आएगा, और सब्जेक्टिव एल्गोरिदम में आप श्योर नहीं है कि कोई भी इसका तो कोई भी रिजल्ट आता है। जैसे कि फोरकास्ट है तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि भाई आज बारिश होगी, तो वो 100% श्योर नहीं है। कई बार क्या होता है नहीं भी होती, वो तो नेचर के ऊपर है, कभी भी चेंज हो सकता है। फिर इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक्स जो आंकड़े हम दिखाते हैं, जैसे कि इस साल जो है भारत का जीडीपी इतना रहा, ये पॉइंट रहा, लेकिन आने वाले साल में ये बढ़ेगा, उसका श्योरिटी नहीं है, नीचे भी आ सकता है। जो शेयर मार्केट हम लोग देखते हैं, आज जिस शेयर की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कल को डाउन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो फाइनेंस है, कल इस चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा है लेकिन आने वाले समय में घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है। वो तो आने वाला समय दिखाएगा कि क्या होगा। तो वो श्योरिटी नहीं है जिस भी काम में, वहाँ पर जो है सब्जेक्टिव एल्गोरिदम का यूज होता है। कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज होता है जो एल्गोरिदम में हम ड्रॉ करेंगे। कोई भी सिंबल हम ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके लिए प्रॉपर हमको सिंबल्स दिए गए जो आपको पेज नंबर 49 के अंदर देखने को मिलेंगे। सिंबल यूज इन अ फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिदम हम ड्रॉ करेंगे, जो भी एल्गोरिदम हम ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम तो बोलते ही है, पर उसके लिए एक नया वर्ड जो है हमें यहाँ पर मिलता है जिसका नाम है फ्लो चार्ट। फ्लो मतलब क्या होता है? कोई डायरेक्शन आपको दिखाया जाता है, जैसे कि आपको इस तरीके से एक डायरेक्शन दिखाया जाए, तो जो फ्लो होगा वो इसी तरीके का होगा। कोई इस तरीके का फ्लो आपको दिखाई देता है, जो डायरेक्शन आपको नीचे की ओर दिखाई देता है, तो फ्लो भी नीचे ही होगा। तो फ्लो जो है वो आपको इस तरीके से दिखाया जाता है। और चार्ट जो ड्रॉ करते हैं सिंबल का यूज करके, उसको चार्ट बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट जो है वो यूज होता है इसके अंदर। तो उसके लिए अलग अलग सिंबल का यूज होता है। कोई भी ऐसी अपने पसंद की कोई भी ऐसे सिंबल हम यूज नहीं करते एल्गोरिथम के अंदर। प्रॉपर सिंबल जो है हमें यूज करना है। कौन सा फंक्शन के लिए कौन सी जो है वो एक सिंबल यूज होगा, वो सारी आपको डिटेल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। द
ANSI, जिसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, हैज डिफाइंड और स्टैंडर्डाइज्ड certain symbol that can be used in a flow chart. Let's learn this symbol, their shapes and what they indicates in the flow chart. तो जो ANSI एक संस्था है जिसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिन्होंने ये एल्गोरिथम के अलग अलग सिंबल बनाए हैं। तो उसका जो है सिंबल, कौन सा सिंबल क्या आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर जो जानकारी है देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मेरे पास कोई स्केल या और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे परफेक्ट ये सिंबल आपको दिखेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास सुविधा है कि आप स्केल का यूज़ करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर भी अगर आपको ये कोई ड्रॉ करने को बोले तो आपको प्रॉपरली इसको ड्रॉ करना है विथ स्केल एंड पेंसिल। साथ में हम लोगों को जो है हमारी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, और साथ में हमें कंप्यूटर की एक बुक बनाएंगे। पहले मैंने नहीं बोला था कि कंप्यूटर की बुक हमको बनानी है, लेकिन जितने भी एल्गोरिथम हम ड्रॉ करेंगे उसको हमें एक बुक के अंदर भी ड्रॉ करके जाना है। जब भी स्कूल रीओपन होगा तो वो बुक भी साथ तो है आपको लेके आनी है। जब तक ये चैप्टर चलता है तब तक हम लोग जो है सारे एल्गोरिथम हम खुद उसको ड्रॉ करेंगे। सिर्फ बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर वो सारे पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं तो हम सिर्फ उसको देखेंगे नहीं, हम साथ में उसको ड्रॉ भी करेंगे, समझेंगे उसको, समझते समझते तो उसको ड्रॉ भी करना है, तो वो ज़्यादा हमको आसानी से इजीली याद रहेगा। तो फर्स्ट सिंबल जो है वो आपको क्या आइडेंटिफाई है, टर्मिनल, और ये जो शेप है उसका नाम है ओवल। ओवल शेप इसको बोला जाता है, जिसका जो स्क्वायर होना और जो राउंड शेप में जो है जिसके कॉर्नर्स जो है इसका राउंड शेप के अंदर है, ये ओवल शेप है। तो ओवल शेप इसको बोला जाता है ओवल शेप, और इस ये जो फंक्शन है उसको बोलते हैं टर्मिनल। स्टार्टिंग ऑप्शन देता है, स्टार्ट और बिगिन। स्टार्ट और बिगिन, जो आपका एल्गोरिथम स्टार्ट होगा वो इसी सिंबल के साथ होगा। तो स्टार्ट और बिगिन आपको इसमें दिखाया जाता है। फिर एंड के लिए भी यही सिंबल का यूज होगा। जो आपका जो ये ओवल शेप है वो स्टार्ट और बिगिन, और फिर सेम यही शेप जो एंड एल्गोरिथम, यानी कि एंड प्रोसेस, जो भी काम आपका जब एल्गोरिथम पूरा ड्रॉ हो जाएगा तो उसको एंड करने के लिए भी ये ओवल शेप का जो है वो इस्तेमाल होगा। तो जो फंक्शन है इसका वो क्या दिखाता है, स्टार्ट द एक्शन एंड एंड द एक्शन। जो भी स्टार्टिंग है हमारा वो इसी शेप के साथ होगा, जो एंड भी एल्गोरिथम का इसी शेप के साथ होगा, ओवल शेप के साथ। तो इसको हमें ड्रॉ करके रखना है। जो भी सिंबल्स है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए, लेकिन उसको समझकर साथ में हमारे पास जो बुक है उसके अंदर पेंसिल और स्केल का यूज करके इसको ड्रॉ भी करना है। साथ में ड्रॉ करना कंपल्सरी है जी, आपको ड्रॉ करना है। ये सारी चीज़ें जब आप स्कूल पे आएंगे तो मैं जब भी हमारा कंप्यूटर का लेक्चर होगा तो वो बुक में जो है वो चेक करूँगा। तो डेफिनेटली इसको हमें ड्रॉ करना है हमारे बुक के अंदर। और फिर जब यहाँ पर भी हम जब स्कूल रीओपन होगा तब जब हम यहाँ पर मिलेंगे तो सारे एल्गोरिथम जितने भी मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कराऊंगा वो सारे आपके बुक के अंदर ड्रॉ किए हुए होने चाहिए, उसको मैं चेक करूँगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। तो ये सिंबल जो है वो एंड प्रोसेस है, स्टार्टिंग यानी कि बिगिन, जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है उसके लिए ये शेप का यूज होता है। फिर सेकेंड वन इज आउटपुट एंड इनपुट, इनपुट और आउटपुट, जिसको पैराबोला या
जिसको इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। तो जो भी डेटा आप इनपुट या आउटपुट करेंगे तो उसके लिए जो है ये शेप का यूज होगा। थर्ड वन इज रेक्टेंगल शेप। उसको प्रोसेस जो है वो दिखाता है आपको प्रोसेस करने के लिए। फिर आता है डायमंड शेप। नंबर पड़ता है कि डायमंड शेप जो है उसका यूज कहाँ होता है? कंडीशन देने के लिए। जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं वो इस डायमंड शेप के साथ हम लोग लेते हैं। तो कंडीशन जो है वो हम लोग इसके साथ लेते हैं। कंडीशन के लिए ये जो है वो ये शेप का यूज होता है। तो कंडीशन के लिए डायमंड शेप का यूज होता है। तो उसको समझ लेते हैं कि इफ x लेस देन y देन यस पाथ इज अ फॉलोड, अदरवाइज नो पाथ इज अ फॉलोड। तो जो भी हम लोग प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट सीखा पहले, तो वो क्या, जो हमारा ओवल शेप है वो स्टार्ट यानी कि बिगन, जो भी एक्शन हमारा जो एल्गोरिथम है वो स्टार्ट होता है वहाँ से। फिर हमको इनपुट और आउटपुट जो है वो अप्लाई करना है। तो पहले तो इनपुट आता है। तो इनपुट मान लो कि अगर आपने इनपुट के तौर पर आपने यहाँ पर मैं इनपुट और आउटपुट आपने क्या दिया है, ए एंड बी। समझने के लिए हम लोगों ने ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों ने ए और बी को लिया है। फिर प्रोसेस करना है हमको। मान लो कि हमको एडिशन करना है ए प्लस बी, तो वो प्रोसेस होगा पहले। या फिर हमें सोचना है कि यार a प्लस बी क्या होगा, तो जो a प्लस बी जो का आंसर होगा प्रोसेस के अंदर होगा। मान लो कि आपको ये सोचना है कि a लेस देन b है या फिर b लेस देन a है, तो वो अगर आपको चेक करवाना है तो वो कहाँ चेक होगा? यहाँ पर कंडीशन के अंदर चेक होगा। तो आपको क्या कहा गया है, a लेस देन b, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर है तो इस तरीके से आगे आपको फ्लो चार्ट के अंदर बढ़ना है। अगर a लेस देन b नहीं है तो नो कंडीशन अप्लाई होगा, तो फिर आपको नीचे की ओर जाना है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग एल्गोरिथम को ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट एल्गोरिथम ड्रॉ करेंगे, जैसे आगे आने वाले जितने भी एल्गोरिथम हम ड्रॉ करते जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप टेंशन मत लो, आने वाले समय में जितने भी हम एल्गोरिथम जो है वो ड्रॉ करेंगे तब हमको ये सभी चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। तो इनपुट जो है वो शेप जो है लेना है, फिर प्रोसेस के लिए और फिर कंडीशन के लिए। फिर नेक्स्ट जो शेप है वो है सर्कल शेप। यहीं पर मैं ड्रॉ करता हूँ। साथ में आप लोग जो है अपनी बुक के अंदर इसको ड्रॉ करना है। सर्कल शेप, तो सर्कल शेप का यूज होता है कहाँ पर? तो कनेक्टर, सर्कल शेप जो है वो एज ए कनेक्टर यूज होता है। मान लो कि बहुत सारे लंबा एल्गोरिथम आप ड्रॉ कर रहे हैं, यानी फिर या फिर आप जो है एंट्री इन द फ्लो चार्ट इज मेड एट द कनेक्टिंग पॉइंट। बहुत सारे एल्गोरिथम ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, या फिर एक एल्गोरिथम दूसरे एल्गोरिथम के साथ कनेक्ट होता है। दो एल्गोरिथम जो है एक ही कंडीशन के अंदर ड्रॉ होते हैं, तो वहां पर जो है दोनों एल्गोरिथम को एक साथ लाने के लिए यानी कि कनेक्ट करने के लिए ये सर्कल शेप का हम लोग यूज करना है। तो ये सर्कल शेप जो है वहीं पर यूज होता है। फिर आता है फ्लो लाइन, या फिफ्थ वन इज फ्लो लाइन, जो एरो हम लोग यूज करते हैं एज एरो।
जो सिंबल हम यूज करते हैं। तो फ्लो लाइन जो है वो क्या दर्शाता है कि जो कंडीशन आपकी वो किस तरफ आगे बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पर अगर कंडीशन यस, तो फिर इस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, इस फ्लो के अंदर आगे बढ़ना है। अगर कंडीशन नो अप्लाई होती है तो फिर आपको नीचे की ओर फ्लो आपको दिखाना है, यानी कि नीचे जाना है। तो ये एरो जो है वो क्या दिखाता है, जो आपका फ्लो चार्ट है उसका फ्लो दिखाता है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, अप है या फिर डाउन है। तो ये सारे सिंबल्स जो है वो इस तरीके से एल्गोरिदम के अंदर यूज होते हैं, जिसका हम यूज आने वाले जितने भी हम लोगों को एल्गोरिदम जितने भी ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग उसको वहीं पर आराम से समझेंगे, क्योंकि हम जो है आने वाले लेक्चर के अंदर जो भी एल्गोरिदम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट एल्गोरिदम जो हमारा है, तो वहां पर हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी सिंबल हमने अभी ड्रॉ किए, 6 सिंबल हमने ड्रॉ कर दिए यहाँ पर, वो सारे 6 के 6 सिंबल जो है आपको अपनी एक बुक के अंदर ड्रॉ करने। जब भी हम यहाँ पर मिलेंगे तो वो बुक जो है आपको साथ में लेके आनी है, उसको मैं चेक करूँगा। साथ में सिर्फ सिंबल ही ड्रॉ नहीं करने, उसका जो है सारा आपको इंट्रोडक्शन या फिर कहेंगे जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जैसे कि टर्मिनल है, फिर इनपुट आउटपुट है, प्रोसेस है, डिसीजन है, फिर कनेक्टर है, फ्लो लाइन है, वो सारी चीज़ों का आपको जो है जानकारी आपको इसमें दी गई, तो वो भी आपको लिखनी है साथ में। सिर्फ ये सिंबल ड्रॉ नहीं करना, साथ में वो सारी चीज़ों को लिख के भी लाना है। तो ये जो चीज़ है वो आपको अपनी एक बुक के अंदर लिखनी है। कंप्यूटर की अगर आप बुक बनाते हैं तो बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 3rd चैप्टर के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम, जितने भी सिंबल्स हमने ड्रॉ किए यहाँ पर वो सारे इसके अंदर यूज होते हैं। तो ये लेक्चर के अंदर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग जो है वो डेफिनेटिव एल्गोरिथम का जितने भी एग्जाम्पल है उसको हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल जो है ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो भी आज ये लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया, तो वो एक बार हम लोग को रीड करना है, साथ में ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी डिफ़िकल्टीज है आपकी वो सॉल्व करा सकते हैं। और साथ में रीड भी करते रहना है, जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ से ये वीडियो लेक्चर के अंदर आपको दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको एक बार रीड भी करनी है। तो ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।